हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा, जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में। तो उसके तहत हमें कंप्लीट करना है क्लास 9th और 10th की साइंस। तो शुरुआत हमने क्लास 9th की साइंस से करी है, जिसके 3 चैप्टर हम 2 लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट का भाग 3 है और चैप्टर नंबर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और हमें एक नारा ज़रूर याद रखें, सभी लोग अपने दिमाग में नारा फिट कर लें, अब की बार वन दरोगा पार। तो इससे पहले जो 2 वीडियो आ चुके हैं ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर एक कक्षा 9 की जो साइंस की बुक है उसका सिलेबस है ये। तो पहला दूसरा ये सारे चैप्टर हम करेंगे। अभी हमने फिजिक्स से स्टार्ट करा हुआ है, तो चैप्टर नंबर 8 और 9 हम कल ख़त्म कर चुके हैं। उससे पहले दिन हम चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम समाप्त करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 कौन सा? कार्य और ऊर्जा, जिसमें पावर यानी शक्ति भी हम पढ़ने वाले हैं। और अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, ये कल सुबह आएगा। कल सुबह एक लेक्चर और आएगा, ये ध्यान देंगे। कल 2 लेक्चर आ सकते हैं, उसमें पहला लेक्चर सुबह आएगा, ध्वनि वाला लेक्चर। तो इसी के साथ क्लास 9th की हमारी फिजिक्स से कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद अगले इन 3 चैप्टरों पर जाएंगे तुरंत। कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में समाप्त हो जाए। तो आज हमारा जो लेक्चर हमने स्टार्ट करना है वो है कार्य और ऊर्जा, और जिसके अंतर्गत ही हमारा शक्ति वाला चैप्टर भी है, शक्ति यानी पावर। तो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी एडिशनल फैक्ट मैं बताऊं, ज़रूर सभी लोग उसको नोट डाउन ज़रूर करें। सेशन पसंद आए तो उसको लाइक शेयर भी करें। तो सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, कार्य का मात्रक बताइए। कार्य का एसआई मात्रक बताइए। कार्य का एसआई मात्रक बताइए। सिस्टम इंटरनेशनल। तो ऑप्शन है वॉट, अर्ग, जूल या इनमें से कोई नहीं। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था एमकेएस सिस्टम बताया था, एफपीएस सिस्टम बताया था, सीजीएस सिस्टम बताया था। तो एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम लगभग एक ही जैसे हैं। तो कार्य यानी वर्क का मात्रक, मात्रक माने यूनिट बताइए, वॉट, अर्ग, और मात्रक भी कौन सा वाला है? एसआई वाला बताना है। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। ऑप्शन है वॉट, अर्ग, जूल या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें कार्य। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन है कार्य का एसआई मात्रक बताइए, वॉट, अर्ग, जूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। तो अब थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। कार्य क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका फॉर्मूला क्या है। कार्य यानी वर्क। अगर किसी वस्तु पर बल लगाकर वो वस्तु विस्थापित हो जाती है, विस्थापित माने उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो क्या कहा जाएगा? वर्क हुआ है। माना एक वस्तु यहाँ पर थी, मैंने उस पर एक फोर्स लगाया यहाँ से, तो अब यहाँ पर न होके वस्तु यहाँ पहुँच गई है, यानी आगे को बढ़ गई वस्तु। आगे को बढ़ गई यानी विस्थापन हो गया, यानी कुछ दूरी उसने ट्रेवल कर दी। तो इसको क्या कहेंगे? कार्य हुआ है। तो परिभाषा क्या रहती है कार्य की, अगर मैं आपको बताऊं, बल लगाकर किसी वस्तु को अगर बल की दिशा में विस्थापित किया जाए, तो इस क्रिया को, इस रिएक्शन को ही या इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला क्या बनेगा? बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य को अगर डब्ल्यू वर्क से दिखाएं तो इसका फॉर्मूला बनेगा एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। एस या डी भी कह सकते हैं कहीं। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डी दिखा दूं, तो हमने कल अलग अलग प्रकार की क्वांटिटीज देखी थी और वेक्टर देखी थी, स्केलर देखी थी। तो जो कार्य है हमारे, कैसी राशि है? सदिश है। सदिश यानी वेक्टर, सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा। और अगर इसका मात्रक अगर पूछें, तो मात्रक का एक सवाल तो हम कर चुके हैं। एसआई में इसका मात्रक है जूल। अगर इसके फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलें, तो फॉर्मूला क्या देखा था हमने? फॉर्मूला इसका देखा, डब्ल्यू बराबर वर्क इंटू
डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य का बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका एक मात्रक न्यूटन मीटर भी है, और इस न्यूटन मीटर को ही क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। तो एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कार्य का जो मात्रक है, जो यूनिट है, उसका नाम क्या है? न्यूटन मीटर या जूल। अब अगर पूछ दे सीजीएस सिस्टम में बताइए, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक बताइए, तो ये है डाइन सेंटीमीटर। इस डाइन सेंटीमीटर का ही एक अन्य नाम भी है जिसको कहते हैं अर्ग। इंग्लिश में भी इसको अर्ग कहते हैं, यार जी ध्यान देंगे सभी लोग। अब अगर हम देखें एक न्यूटन मीटर देखें, तो एक न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? अभी मैंने बताया आपको, इसी को हम जूल भी कह देते हैं। और यही जूल हमारा न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा? डाइन आ जाएगा। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कल मैंने एक बार आपको न्यूटन का 10 लाख कह दिया था, उसको सही कर लेंगे। एक न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन होता है। सभी लोग बिल्कुल सही कर लें, 10 लाख नहीं होगा, 1 लाख होगा। अब डाइन तो मैंने कर दिया। अगर सेंटीमीटर बनाए, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदले तो 10 कितनी आएगी? 2 आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? एक न्यूटन मीटर बराबर 10⁷। और डाइन और सेंटीमीटर को मिलकर क्या कहा था अभी हमने? अर्ग। तो एक न्यूटन मीटर में कितने अर्ग होते हैं अगर पूछेंगे तो 10⁵ अर्ग होते हैं। 10⁷ अर्ग। डाइन पूछेंगे तो 10⁵, अर्ग में पूछेंगे तो 10⁷। 10⁵ का मतलब क्या है? 10, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो होंगे इसके पीछे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख होगा ये। वो कल मैंने गलती से 10 लाख कह दिया था, तो आप उसको 1 लाख ज़रूर कर लें। अब कहीं कहीं पे आपने देखा होगा वर्क को क्या दे देता है? डब्लू बराबर FS कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा क्या है? अभी कॉस थीटा कैसे आता है इसको देखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, माने एक ब्लॉक है, कुछ भारी है, ये सरफेस पर रखा हुआ है। अब मैंने इसको खींचा, अब ऐसे नहीं खींच पाया तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अगर वो लगाना पड़ा, पावर इस पर लगाना पड़ा, तो ये सरफेस और यहाँ पर जो व्यक्ति है, इसने जो पावर लगाया उसके बीच में यहाँ पर एक पर्सन है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस साइड को अगर खिसकती है वस्तु तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उसने बहुत जोर लगाया, तो उसको रस्सी और जो इसका जिस साइड उसका फोर्स लग रहा है और जिस साइड उसको डिस्प्लेसमेंट माने जो विस्थापन हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है, जिस एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। जब बल व विस्थापन की दिशा एक जैसी न हो, माना एक ही दिशा में होगी, तब तो हम क्या लगा देंगे? W बराबर F×S। मतलब इसी दिशा में, अगर इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट और इसी दिशा में क्या हो जाए? फोर्स भी लग जाए। अगर दिशा अलग अलग हो जाए तो तब क्या करेंगे? तो तब कंडीशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक एंगल बन जाता है। मानो वो एंगल कौन सा है? थीटा है। तो वहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W बराबर, W माने कार्य, FS कॉस थीटा। FS कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के अगर मैं मान बताऊं तो कॉस थीटा के मान नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। तो इससे मैंने क्या सीखा? इसका मतलब कार्य भी क्या होगा? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब ये कंडीशन कब कब होती है इसको समझते हैं। W बराबर 0 कब होगा? फॉर्मूले के हिसाब से W बराबर FS कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा को अगर मैं 90 बना दूं तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। कॉस 90 मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी अगर कार्य क्या होगा? लंबवत होगा। यानी इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे माना किसी व्यक्ति ने अपने सर के ऊपर सामान रखा हुआ है, वैसे उसे रियली उसे थकान तो महसूस होगी। माना उसने 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो रखा हुआ है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसने जो काम किया है वो कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 एंगल बन रहा है। अगर खड़ा है हाथ में, जैसे पढ़ाने वाला कोई टीचर है, खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, वैसे उसकी मेंटल फिजिकल उसको बहुत एक्टिविटी करनी पड़ रही है।
यानी उसको मेंटल एक्टिविटी बहुत सारी करनी पड़ रही है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं हो रही उसकी, तो वहाँ पर भी डब्लू क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखें, कार्य जीरो कब होगा, जब ये जो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन के बीच का एंगल, एंगल माने कोण, यदि 90 डिग्री होगा, लंबवत होगा, तो कार्य हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अब धनात्मक कार्य यानी पॉजिटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी दिशा में क्या लगेगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही दिशा में अगर लगे। जैसे माना किसी वस्तु को मैं खींच रहा हूँ या धकेल रहा हूँ। अब नेगेटिव वर्क कब होगा, माना एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, वर्क नेगेटिव कब होगा, जब एंगल, मैं एंगल के हिसाब से अगर बताऊँ तो जब एंगल 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री मतलब इस तरीके से होगा, ये 180 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या होगा, माना एक वस्तु यहाँ पर है, माना ये वस्तु मेरी कैपेसिटी है, एक लड़का इसको खींच रहा है, ये बॉय है यहाँ पर, माना 20-22 साल का लड़का, जो भी है जितने साल का है, माना ये वजन है 100 किलो का। अब इसके वजन की वजह से भी कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर लगेगा ये बॉडी पर, ये सरफेस पर, और इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। कल मैंने बताया था एक घर्षण बल लगता है। तो घर्षण बल क्या चाहेगा, ये जो व्यक्ति इस वस्तु को खींच रहा है उसको खींच ना पाए, तो घर्षण बल वस्तु को अपनी तरफ खींचेगा, वो भी एक प्रकार का फोर्स लगाएगा। तो तब उस कंडीशन में कौन सा एंगल बनेगा इनके बीच में, तब बनेगा 180 डिग्री। यानी इससे क्या होता है, फोर्स अगर इस साइड लग रहा है तो घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट साइड में लगेगा। ये ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो उम्मीद आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो आप ध्यान रखिए, मैंने विस्थापन बताया था आपको, तो विस्थापन क्या था, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो मैंने बता ही दिया था जो भी होता है। तो विस्थापन की उससे ध्यान रखिए, विस्थापन जैसे जीरो होता है वैसे कार्य भी जीरो हो जाता है, ये ध्यान रखिए, बस हो गया, इससे काम हो जाएगा। और पॉजिटिव कब होगा, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों काम करेंगे। नेगेटिव कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। नेगेटिव कब होगा, माना फोर्स इस साइड लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड, यानी एक दूसरा फोर्स इस साइड लगेगा और कुछ नहीं, या घर्षण बल की वजह से होगा सारा कार्य। दूसरे सवाल पे चलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ऊपर की ओर वस्तु फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ऊपर की ओर, माना एक व्यक्ति धरती पर खड़ा है, वो माना उसने बॉल पकड़ी, बॉल ऊपर को फेंक रहा है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो कैसा कार्य होगा, वो धनात्मक या पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक या नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या नन ऑफ दीज होगा। ध्यान देंगे सभी लोग, जिसको भी आंसर पता है ज़रूर बताएं। और जो चीज़ें मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, डायग्राम भी बनाने हैं आपने। कार्य कब माना जाएगा, जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तब कार्य माना जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कार्य क्या होगा, जीरो होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर की ओर वस्तु फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या इनमें से कोई नहीं। धनात्मक माने पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, शून्य जीरो हो गया, नन ऑफ दीज एक ऑप्शन और है। तो इसका सही जवाब है, ऊपर की ओर वस्तु फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ये क्या होगा, ऊपर की ओर वस्तु फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, क्यों होगा, एक तो बेसिक लॉजिक है, माना वस्तु यहाँ पर है, ये हमारी सरफेस है, मैंने ऊपर को वस्तु फेंकी, तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मैं जानता हूँ वो हमेशा किस साइड काम करता है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर काम करता है। वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। एक तरीका तो है ऐसे समझने का, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि अपोजिट काम कर रहे हैं ना, एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, और विपरीत काम करने में हमेशा काम क्या होता है, निगेटिव होता है, अभी बताया था मैंने। विपरीत विपरीत काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। देखिए गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है, यानी फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन वस्तु कहाँ जा रही है भैया, ऊपर की ओर जाए, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन अगर ऐसी बनती है तो एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, और कॉस 180 डिग्री का मान होता है निगेटिव में। तो यहाँ पर कार्य कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर यही काम अगर कोई व्यक्ति करे तो तब क्या कंडीशन होगी, माना ये पर्सन है, ये सरफेस है, ध्यान देंगे, एक व्यक्ति अगर कार्य करता है
तो वस्तु उसने ऊपर की ओर फेंकी। तो वस्तु अगर फेंकेगा, तो अगर कोई व्यक्ति अगर यही काम को कर रहा है, ऊपर बॉल को फेंक रहा है, तो इस कंडीशन में कार्य हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ को हो रहा है और फोर्स भी ऊपर ही की तरफ को लग रहा है। बल भी ऊपर को ही लगाया ना मैंने, अगर मैं ऊपर को फेंकता हूँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों, फोर्स यानी बल, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दोनों एक ही दिशा में अगर काम करते हैं तो कार्य होता है धनात्मक, यानी एंगल बन जाता है उनके बीच में। 180 नहीं बनता है, बस हो गया, इतना ध्यान रखेंगे। 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा आराम से। तो cos 0 का वैल्यू तो हम जानते ही हैं, 1 होता है। तो ध्यान रखेंगे, ऊपर की ओर अगर वस्तु फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन द्वारा अगर जो काम किया गया पूछेंगे वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल 180 डिग्री का बनेगा। या मुझे पता है भैया कि गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ को काम करता है, और वस्तु ऊपर को फेंक रहे हैं तो नेगेटिव काम हो गया। और अगर उसी काम को अगर कोई पर्सन करता है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ को, काम भी ऊपर की तरफ को, दोनों एक ही तरफ हो रहे हैं। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही दिशा में काम करते हैं तो इसका मतलब है वर्क हो गया है, वर्क डन। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो डायग्राम भी बना सकते हैं आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। ऊर्जा का सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस सिस्टम में मात्रक, मात्रक माने यूनिट बताइए। सीजीएस माने सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। ऊर्जा का सीजीएस, ऊर्जा का सीजीएस प्रणाली में मात्रक बताइए। ऑप्शन है वॉट, अगला ऑप्शन है जूल, इसके बाद अगला ऑप्शन है अर्ग, और अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। वॉट, जूल, अर्ग या नन ऑफ दीज। सभी लोग जवाब जरूर दें। ऊर्जा का सीजीएस प्रणाली में मात्रक बताइए। ऊर्जा का सीजीएस प्रणाली में मात्रक बताइए। ऑप्शन है वॉट, जूल, अर्ग या नन ऑफ दीज। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है ऊर्जा का जो सीजीएस प्रणाली, सीजीएस सिस्टम में जो मात्रक है वो है अर्ग। अब ऊर्जा क्या होती है, इसको कैसे सीखें, तो इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो एनर्जी या ऊर्जा क्या है? किसी भी वस्तु की कार्य करने की जो कैपेसिटी है, किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति काम कर पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? एनर्जी है। जैसे मानो कोई हथौड़ा गिर गया, उस पर एक एनर्जी है। कोई गोली चलती है, उस पर कोई एनर्जी है। नॉर्मली पानी बह रहा है, हवा बह रही है, उस पर क्या है? एनर्जी है। अगर ऊर्जा के बारे में पूछ दे ये कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है। इसका एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में मात्रक अगर पूछ दें तो वो जूल है, यानी जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का भी मात्रक है। और सीजीएस में इसका मात्रक क्या है? मैंने बताया था, सीजीएस में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है, अर्ग। ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बल, विस्थापन, सामर्थ्य या इनमें से कोई नहीं। बल माने फोर्स, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, सामर्थ्य यानी शक्ति, शक्ति यानी पावर, नन ऑफ दीज। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। कार्य करने की दर को, चौथे सवाल में चल रहे हैं हम। कार्य करने की दर को, इसका सही जवाब है, इसको कहते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य माने शक्ति यानी पावर। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, यानी कितना तेज आप काम कर सकते हैं। कार्य करने की अगर स्पीड मुझे नापनी है तो उसी को किससे मापते हैं? पावर से मापते हैं। तो पावर को अगर P माना जाए तो पावर बराबर होता है कार्य अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो P इक्वल टू क्या हुआ? W अपॉन टाइम।
अगर इसका मात्रक अगर पूछे तो कार्य की परिभाषा क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कार्य करने की दर, सॉरी, शक्ति की क्या परिभाषा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या कोई काम कितनी तेजी से हुआ है उसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। या एक और परिभाषा कहें तो कार्य करने की जो गति है, जो स्पीड है, उसको जिससे मापा जाएगा वह पद्धति कौन सी है, वही चीज़ क्या है, शक्ति है या पावर है या सामर्थ्य है। अगर इसका मात्रक अगर देखें तो कार्य का मात्रक क्या था, जूल। समय का मात्रक क्या था, जूल पर, समय का मात्रक था सेकंड। तो इसका एक मात्रक हो गया जूल पर सेकंड। तो इसी जूल पर सेकंड को हम वॉट भी कह देते हैं, वॉट भी कह देते हैं, ध्यान देंगे। अब वॉट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ध्यान रखेंगे, मैं बता देता हूँ। एक हॉर्स पावर पूछा जाता है, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, ध्यान देंगे। एक हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं अगर पूछेंगे तो जिसको पता है वो बताए, नहीं तो आगे मैंने सवाल पूछा है ये वाला बताएंगे हम। अभी नहीं बताता हूँ, अगले आगे हमारा सवाल है एक, उसमें बताया जाएगा आपको। यानी शक्ति मापने का एक तरीका हॉर्स पावर भी है, इसको ध्यान देंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हमारे घर में जो यूनिट चलते हैं आपने देखी होंगी, मीटर में जो यूनिट चलती हैं वो किलो वॉट में चलती हैं। तो 1 किलो वॉट ये क्या होता है, कैसे काम करता है। 1 किलो वॉट, KWS लिखा हुआ देखा होगा आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, किलो वाट आवर, आवर मतलब घंटा, किलो वाट प्रति घंटा, किलो वाट घंटा। अब ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, एक आवर में, इसका मतलब क्या है, एक घंटे में कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है, 1000 वाट ऊर्जा है, 1000 वाट, 1000 वाट। अब ये 1000 किलो वाट, 1000 जो वाट है, ये के का मतलब किलो वाट, 1000 वाट या 1 KW, इसी को मिलकर क्या कहा जाता है, एक यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक यूनिट कहा जाता है। ध्यान देंगे सभी लोग। अभी इसके बारे में भी आगे हम देखने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आखिर में दूंगा आपको, तो ध्यान देंगे। 1 किलोवाट प्रति घंटा को ही एक यूनिट कहा जाता है। अभी आगे इसके बारे में हम सीखने वाले हैं, ये कैसे काम करता है, ये आगे सवाल देखेंगे हम। ये देखिए 10वें सवाल में आने वाले हम सीखेंगे इसको। अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। देखिए अभी जो बताने वाला था वही सवाल है, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 786, 746, 3600 या इनमें से कोई नहीं। 786 वॉट, 746 वॉट, 3600 वॉट या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है ज़रूर जवाब दें, तुरंत जवाब दें, सबसे पहले जवाब दें। गतिज ऊर्जा, सॉरी माफ करें, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। शक्ति तो क्या है, बता ही चुका हूँ, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और ऊर्जा क्या है, कार्य करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और कार्य क्या है, बल लगाकर किसी वस्तु में अगर विस्थापन आता है तो क्या कहा जाता है कि कार्य हुआ है, वर्क डन। तो पांचों क्वेश्चन का सही जवाब है, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, तो इसका सही जवाब है 746 वॉट होते हैं। एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं, ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो तीन नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। छठा सवाल है, गतिज ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। गतिज ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, अच्छा यहाँ पर यांत्रिक नहीं होगा, यहाँ पर स्थितिज होगा, ध्यान दें सभी लोग। छठा क्वेश्चन में क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगा। यहाँ पर होगा स्थितिज ऊर्जा, ये गलत प्रिंट हो गया है, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा,
यांत्रिक ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब जरूर दें जिनको ही पता है आंसर। गतिज ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा के योग स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब दें जिसको भी आंसर पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आज के क्वेश्चन पेपर का। बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी यहाँ पर हमें। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है हमारे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर स्थितिज होगा, इसके योग को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा माने इंग्लिश में इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और यांत्रिक ऊर्जा को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या हुई? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो भी कार्य करने की क्षमता आएगी तो उसी को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण, इंग्लिश में गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, कोई घूमता हुआ पहिया है तो उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फेमस फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 mv²। तो m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी मास, और v क्या है? वेग है, वस्तु का वेग। वेग माने वेलोसिटी। वेग कैसे निकाला था कलम ने? विस्थापन अपॉन टाइम। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन अपॉन टाइम ही क्या होता है? वेग होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। अब आता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। माना एक यहाँ पर सरफेस है, ये जमीन है, यहाँ पर एक वस्तु रखी है, m इसका द्रव्यमान है। तो अभी इस पर कोई स्थितिज ऊर्जा है या नहीं है इसका हम पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अभी वो रेस्ट में है। पृथ्वी पर रखी हुई वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि इस पर अभी जमीन पर है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नहीं लग पाएगा। तो अभी इसकी स्टैटिक एनर्जी क्या है? 0 है। अगर इसी वस्तु को सरफेस से कुछ ऊंचाई पर ले गया, माना यहाँ पर मैंने वस्तु रख दी, ये मेरी सरफेस है, ये कितनी ऊंचाई पर रख दिया? माना h ऊंचाई पर मैंने रख दिया। अब जैसे ही ऊंचाई पर जाएगी वस्तु तो ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु पर क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। W = mg आएगा नहीं आएगा? इस पर उसके भार के बराबर उस पर एनर्जी आएगी, कल हमने सीखा था। तो जैसे ही ऊंचाई पर जाएगी तो उस पर एक एनर्जी आ जाएगी। अब उस पर एनर्जी आएगी। अब किसी को ये एनर्जी कैसे आएगी, क्या आएगी, अगर इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, 2-3 मंजिला अगर आपके यहाँ कोई मकान है तो किसी दोस्त को पकड़िए, उसके हाथ में दे दीजिए पत्थर, उससे कहिए यार भाई तू ये पत्थर को ले जा छत में और छत से नीचे मेरे सर में फेंक दे, तो आपको पता चल जाएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा है नहीं है। इतने बड़े गुमड़े बनेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो क्या होगा? जैसे उस पर ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उस पर क्या काम करने लग जाएगा? वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी काम करने लग जाएगा। तो गुरुत्व बल यहीं पर क्या आएगा? यहीं पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी काम करने लग जाएगी। F बराबर, यानी बल की अगर बात करेंगे, जो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी, एक तो उसका भार होगा, उसके भार की वजह से होगा, और कितनी ऊंचाई पर है उस पर भी ये काफ़ी डिपेंड करेगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब वो ज़मीन पर है तो 0 होगी, जैसे कुछ ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उस पर गुरुत्वीय फोर्स की वजह से एनर्जी आने लग जाएगी, और कुछ ऊंचाई भी होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F इंटू, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? F इंटू H के बराबर होगी, और F क्या होगा? फोर्स क्या होगा? उसके वजन के बराबर होगा, यानी m इंटू जी, और ऊंचाई क्या है? h है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी का अगर कोई मुझसे फॉर्मूला पूछे, EP, E का मतलब एनर्जी, P का मतलब पोटेंशियल, तो उसके भार गुणा ऊंचाई के बराबर उस पर क्या होगी? स्थितिज
ऊर्जा होगी। ध्यान देंगे सभी लोग। वस्तु को अब देखिए, जैसे मैं यहाँ से ले गया ना, जमीन जमीन से वस्तु थी, कुछ ऊंचाई पर ले गया, कुछ पावर तो लगानी पड़ रही है। वो पावर मुझे गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट में लगानी पड़ेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या है, वस्तु को ऊपर खींचेगा। तो वस्तु को उठाने के लिए जो भी मुझे आवश्यक वजन होगा, कोई आवश्यक जो फोर्स होगा, वो वस्तु के वजन के बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा, यानी उसके भार के बराबर होगा। तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, mgh। mg क्या है, उसका भार है। h क्या है, कुछ ऊंचाई पर जाकर ही उस पर स्थितिज ऊर्जा आ गई है। ये ध्यान देंगे सभी लोग। अब एक सवाल और आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलती हुई गाड़ी में माना कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी है। तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही है। गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है, जिसके बारे में कल मैं डिटेल बता चुका हूँ। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है, इसका दोनों का कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। उम्मीद है जैसे रबर बैंड स्प्रिंग स्प्रिंग लेते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से काम करती हैं। अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर ये बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली है हमें, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने मुझे, नोट्स बनाएं, आंसर बताए तो उत्तर बताएं तुरंत। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नए हैं तो। मोमबत्ती जलने पर रासायनिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। मोमबत्ती में केमिकल हुआ तो रासायनिक एनर्जी हो गई, तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है मोमबत्ती जलने से। मोमबत्ती जलने से कौन रासायनिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक माने मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी, या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। मोमबत्ती जलने पर रासायनिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसको भी आंसर पता है तुरंत बताएं, जिसको भी आंसर पता है तुरंत बताएं सभी लोग। बहुत सारी नई चीज़ें बताने वाले हैं, लगभग 8-9 पॉइंट एक्स्ट्रा होने वाले हैं हमारे यहाँ पर, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक नोट जरूर करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो तुरंत बताएं सभी लोग। मोमबत्ती जलने पर रासायनिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। मोमबत्ती जलने पर मोमबत्ती जलने पर और रासायनिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब है, 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है, मोमबत्ती जलेगी तो रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा, ऊष्मा माने हीट, हीट एनर्जी जनरेट होगी। तो इसके अलावा कुछ और अन्य एग्जाम्पल भी देखते हैं जो हमारे एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है तो कौन सी एनर्जी आएगी। तो विद्युत ऊर्जा से, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें कौन सी एनर्जी प्राप्त होगी, ऊष्मा या प्रकाश प्राप्त होगा, प्रकाश, लाइट प्राप्त होगी। अगला है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिकल सेल है कोई, तो उसमें कौन सी एनर्जी किस में बदलेगी। तो यहाँ पर सेल में जो होगी केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा किस में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी विद्युत सेल अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या होगी, रासायनिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। अब मोमबत्ती का तो हम देख चुके हैं। अब इसके बाद अलग अगर आता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसमें कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में बदलेगी अगर पूछेंगे, तो इसमें प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी ये बदलेगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। किसमें, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में। अब आगे देखते हैं अगला, माइक्रोफोन। ये सारे सवाल पूछे गए हैं तो इसी वजह से बताना आवश्यक है। माइक्रोफोन अगर देखें तो इसमें ध्वनि एनर्जी, ध्वनि यानी साउंड एनर्जी, ये किस में बदलेगी, ध्वनि बदलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में। अगला, इसे ऊर्जा रूपांतरण भी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहा जाता है इसे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगला देखें लाउड स्पीकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार पूछा गया सवाल है, लाउड स्पीकर में कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में बदलेगी। तो लाउड स्पीकर में जो विद्युत ऊर्जा है यानी लाइट एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमारी बदलेगी ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि यानी साउंड में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलेगी, साउंड एनर्जी में बदलेगी। आगे है, अब हमारे जो गाने बजाने वाले आइटम जितने भी होते हैं, जैसे सितार हो गए, अन्य वाद्य यंत्र हो गए,
जो सिंगर विंगर जितने भी यूज करते हैं, तो सितार है या अन्य वाद्य यंत्र हैं जैसे गिटार है, तबला है, इन चीज़ों में क्या होता है, इनमें यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा बदलती है ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक मैकेनिकल से ध्वनि में जाएंगे यानी साउंड में जाएंगे। अगला चैप्टर भी हमारा ध्वनि का ही होने वाला है। अब अगला अगर देखें, अगर भाप लें, पेट्रोल लें या डीजल लें, तो इसमें कौन सी एनर्जी किस में बदलेगी, तो इसमें ऊष्मा एनर्जी बदलती है यांत्रिक एनर्जी में। ऊष्मा यानी हीट, ये किस में बदलेगी, यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल सोलर सेल अगर हम यूज करते हैं, तो इसमें कौन सी एनर्जी किस में बदलेगी, तो सोलर सेल में जो हमारी सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा जो है हमारी, वो विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में बदलेगी सोलर सेल में। तो रिपीट कर देते हैं, विद्युत बल्ब में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा या प्रकाश में बदलेगा। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। मोमबत्ती तो हमारे क्वेश्चन में था, ये रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होगी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। लाउडस्पीकर में विद्युत से ध्वनि प्राप्त होगा। सितार या अन्य प्रकार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होगी। भाप लें, पेट्रोल लें, डीजल इंजन, जितनी सारी चीज़ें लें, तो यहाँ पर ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी। सोलर सेल में क्या होगा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। उम्मीद है सारी चीज़ें आपने नोट जरूर करी होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है संवेग। कल पढ़ा था हमने संवेग को दोगुना करने पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। संवेग को दोगुना करने पर, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग को दोगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसको भी आंसर पता है तुरंत बताएं। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी लोग जरूर बताएं। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही जवाब है संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी हमारी 4 गुना। अब ये कैसे होता है एक बार इसको देख लेते हैं। तो हमने गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला देखा था अभी। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था हमारा, 1/2 mv²। अगर मैं इस चीज को m इंटू वी भी लिख सकता हूँ। v² का मतलब v 2 बार, और अपॉन में क्या है 2 है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mv²। v² का मतलब v इंटू वी, और अपॉन में क्या है 2। अगर मैं ऊपर भी m से गुणा कर दूं और नीचे भी m से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि m से m कटेगा तो इक्वेशन सेम रहने वाली है। तो m इंटू वी क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम। और ये वाला m और v भी क्या बनाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। तो अगर कोई मेरे से पूछे काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या है, तो वो है p² अपॉन 2m। p² p 2 बार गुणा है तो p² अपॉन में 2 इंटू m। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हाफ mv² ही मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का नया फॉर्मूला क्या हो गया, p² अपॉन 2m। या ऊपर को वाले को क्या कहते थे, संवेग कह सकते हैं हम। संवेग गुणा संवेग बट्टे 2m। अब ये कहते हैं कि संवेग को अगर 2 गुना कर दें, माना शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इसका वैल्यू 500 था, चले मान ले, खाली एग्जांपल के तौर पे मैं मान ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि इसको अगर 2 गुना किया जाए, तो क्वेश्चन क्या था, अगर संवेग को 2 गुना किया जाए, तो क्वेश्चन क्या है, संवेग को 2 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संवेग मतलब ये p वाले ऊपर वाले में हमने 2 गुना करना है। तो माना ये वाले वैल्यू की 500 आ रही थी, मैं अगर ऊपर 2 से गुणा कर दूंगा तो वैल्यू डबल होगी नहीं होगी, होगा नहीं होगा यहाँ पर।
संवेग को 2 गुना करने पर इस पर गतिज ऊर्जा कितने गुना गतिज ऊर्जा हमारी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर डबल नहीं होगा, 4 गुना होगा। है, सभी लोग ध्यान दें। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुना हो जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि संवेग का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। संवेग का स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर का अगर इसको डबल कर देता हूँ तो वो डबल, माना यहाँ पर 2 था तो पहले 2 का वर्ग था, 2 का वर्ग कितना? 4। अब इसको डबल करेंगे तो वो और गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर इस संवेग की जगह पे 2 का इसका डबल करूँ तो 4 का वर्ग होगा। 4 का वर्ग कितना होगा? 4 चक्को 16। यहाँ पर कितना था? 4। तो 4 का 4 गुना कितना है? 16। तो ऐसे 4 गुना होगा। ध्यान दें सभी लोग। तो संवेग को अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? P²/2m। ये अपॉन वाले से हमें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल P से मतलब होने वाला है। और काइनेटिक एनर्जी में जो संवेग होता है उसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो पावर डबल हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगी। ये ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है भी। 1 मेगावाट में पूछे जाने की संभावना है। 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? सभी लोग जवाब जरूर दें। 10⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻12 या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। सभी लोग जवाब जरूर दें। 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मेगा मतलब होता है 10⁶। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 मेगावाट बराबर 10 के, ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है 10⁶ वॉट। ये ध्यान देंगे। 10⁻3 में क्या होगा? 1 किलो वॉट होगा। ध्यान दे सभी लोग। 1 मेगावाट बराबर ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, और सही जवाब है 10⁶ वॉट। 10⁶ वॉट। अगले सवाल पे चलते हैं। अंतिम सवाल है आज के टेस्ट पेपर का। कुछ नई चीज़ें और बचा हुआ एक टॉपिक और कवर करा देंगे इसमें। 1 वॉट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? जो स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करने वाला था, अब एक्सप्लेन किया जाएगा। 1 वॉट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 वॉट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? ऑप्शन है 1 जूल के बराबर, 60 जूल के बराबर, 3600 जूल के बराबर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। 1 वॉट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 वॉट घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1 वॉट घंटा बराबर 3600 वाट, 3600 जूल, माफ करें, 3600 जूल। अब ये सॉल्व कैसे होता है? 1 वॉट घंटा, 1 वाट आवर। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 1 ठीक हो गया। आवर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे, 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। इसको अगर सेकंड में चेंज करूंगा तो 60 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है, यानी जूल पर सेकंड होता है। तो जूल में मुझे निकालना है, पर सेकंड तभी तो होगा। तो आवर को पहले मैंने मिनट में चेंज करा, और मिनट को किस में? सेकंड में। तो ये कितना आ गया? 3600 जूल के बराबर आ गया। 3600 जूल के बराबर हो गया। तो 1 वाट आवर में कितना होता है? 3600 जूल होता है। अगर यहीं पर 1 किलो वाट आवर होगा अगर, तो ये बराबर होता है 1 यूनिट के। 1 यूनिट के। तो 1 वाट, किलो का मतलब क्या हो गया? 1000, और 1 वाट आवर का मतलब क्या था? अभी 3600 अभी हमने देखा था, 3600 जूल के बराबर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा 3.6 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर कितना है? 6 बनेगा। 10 की पावर 6 जूल के बराबर बनेगा। अगर पॉइंट ना लगाऊं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बनेगा 3600, और आवर ये किलो की वजह से 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 गुणा 10 की पावर कितनी?
2 जीरो 3 जीरो यहाँ पर 10⁵ जूल बनेगा। और यही 1 किलोवाट आवर को ही क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। यही यूनिट के हिसाब से हमारे क्या आते हैं, बिजली के बिल आते हैं। 1 यूनिट बराबर कितने जूल, 36 गुणा 10⁵ जूल, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसी को 1 किलोवाट आवर भी कहते हैं, 1 किलोवाट आवर भी कहते हैं। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इसके तहत क्या होगा, जैसे संवेग का ही था, हमने पढ़ा था संवेग। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, बल्कि यह एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऊर्जा को न विनाश कर सकते हैं न बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या होगा, चेंज होगा। ये ध्यान देंगे। ऊर्जा का जो कंप्लीट जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो माना एक वस्तु यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है फिलहाल, m इसका क्या है, द्रव्यमान है। अब इस वस्तु को मैं कहाँ ले गया, ऊंचाई में ले गया, माना यहाँ पर ले गया मैं, ये टॉप में मैंने रख दिया। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो यहाँ रेस्ट में है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से अगर ये चलना स्टार्ट करे, ऊपर जैसे ही जाएगी तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। स्टार्टिंग में देखा था ना हमने, जब वस्तु नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, जैसे ऊंचाई में ले जाएंगे तो गुरुत्व बल के खिलाफ काम करना पड़ेगा, तो उस पर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर वस्तु रेस्ट में है तो इसका मतलब इस पर गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा अब क्या है, 0 पर है। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा क्या है, 0 है। अब जैसे ही इस वस्तु को मैं यहाँ नीचे की ओर फेंकूंगा, जैसे ही नीचे फेंकूंगा, माने यहाँ पर ये अलग अलग पॉइंट है, तो क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, अचानक ही बढ़ने लग जाएगी। यानी जितना ये पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी जितनी स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यानी ये समझ पा रहे हैं नहीं हम, यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो काइनेटिक एनर्जी में बदलने लग गई है। वो बदलने लगे, जैसे ही जमीन में पहुंचे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी स्थिति की वजह से 0 हो जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम स्पीड के साथ, ½ mv² के साथ यहाँ पर टकराएगी है। उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आई होंगी आपको। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही था। और जितने भी हमारे बुक में कंप्लीट सिलेबस दिए थे, यानी जो चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। एक बार जितने भी हमारे सवाल थे उनको रिवीजन कर लेते हैं, फिर कल मिलेंगे। कल की जो क्लास आएगी, पहली क्लास 10 बजे आएगी। अगर रात 8 बजे की क्लास में कोई डिस्टर्बेंस होगा, अगर आएगी नहीं आएगी तो उसके बारे में हम बता देंगे। लेकिन कल एक क्लास सुबह 8 बजे ज़रूर 10 बजे ज़रूर सुबह आ सकती है। जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से बता देंगे। अगर सुबह नहीं आ पाई कल क्लास तो रात 8 बजे तो ज़रूर आएगी। प्लान मेरी 2 क्लासों का है, लेकिन देख लेते हैं जैसा भी होगा, एक क्लास तो ज़रूर आएगी। तो पहला सवाल है हमारा, कार्य का SI मात्रक बताइए। सिस्टम इंटरनेशनल, कार्य का SI मात्रक है जूल। अगला सवाल है, ऊपर की ओर वस्तु फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और यही काम अगर कोई व्यक्ति करेगा तो काम धनात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स और विस्थापन एक ही दिशा में काम करेंगे। तीसरा सवाल, ऊर्जा का CGS प्रणाली में मात्रक बताइए। ऊर्जा का CGS प्रणाली में मात्रक है अर्ग। अगले सवाल पे चलते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति या पावर कहते हैं। अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा माने काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा माने पोटेंशियल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा माने मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, मोमबत्ती जलने पर रासायनिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो
मोमबत्ती जलने पर रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। लाउड स्पीकर होगा तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होगी। माइक्रोफोन होगा तो ध्वनि से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। सोलर सेल अगर होगा तो उसमें सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, सारे नोट बनाएं सभी लोग। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर भी करें। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगी? 4 गुना बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E²/2m, और ये 2 क्या, P क्या है यहाँ पर? संवेग है। इसको 2 गुना करेंगे तो 2 का वर्ग और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा ये। 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? 10⁻6 होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से नॉन ऑफ दीज। किलो वॉट कहेंगे तो 10⁻3 होगा। मेगावाट कहेंगे तो 10⁻6 होगा। और अंतिम सवाल है, 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3600। अगर 1 किलोवाट आवर अगर पूछेंगे तो 3600 गुणा 1000 कर देंगे। अगर मेगावाट कहेंगे तो 10⁻6 होता है, तो एक और 1000 से गुणा कर दें इसको, 10⁻6 हो जाएगा। ख़त्म हो गया काम। तो उम्मीद है हमारा सेशन पसंद आया होगा आपको। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। उत्तराखंड की प्रैक्टिस सेट है हमारे, आधुनिक भारत के प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। परीक्षावाणी की क्लास चली हमारी है। परीक्षावाणी चैप्टर नंबर 11 से 22 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तराखंड के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने करवा रखे हैं। उत्तराखंड के शॉर्ट ट्रिक की 8 वीडियो हैं। उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट 8 हैं। परीक्षावाणी के प्रैक्टिस सेट 7 हैं। आधुनिक भारत के 11 प्रैक्टिस सेट हैं। तो पुरानी वीडियो भी देखें, ये वीडियो भी देखें। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।